वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। बीटीसी या डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स की सीरीज़ में आज हम यूनिट 5 या चैप्टर 5 के क्वेश्चंस को देखेंगे। चैप्टर 5 का नाम है अपवर्तक यानी विभाजक, अपवर्त या गुणज, समापवर्तक तथा समापवर्त्य की अवधारणा। दोस्तों, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। जब मैं कॉन्सेप्ट बता रही थी तो उस समय मैंने आपको जो है लास्ट में ही फैक्टराइजेशन बताया था। तो आज मैं फैक्टराइजेशन का आपको पूरा क्वेश्चंस करवाऊंगी ताकि आपका जो है एक भी कॉन्सेप्ट उससे छूट ना जाए, क्योंकि ये जो है फैक्टराइजेशन सेकेंड सेमेस्टर में बहुत पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, और हो सकता है कि अब एडवांस क्वेश्चन आने लगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में भी पूछ सकता है। तो आपको फैक्टराइजेशन एक बार समझ लेना चाहिए ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो अधूरा ना रहे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है x² -5x+6। दोस्तों, यहाँ पर जो है फैक्टराइजेशन करने का एक रूल होता है कि ये जो हमारा इसको हम बोलते हैं, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, ये हमारा नियतांक होता है और ये जो होती है हमारे ये दोनों जो होते हैं ये वेरिएबल्स होते हैं, चर होते हैं, x और x² और x। और यहाँ पर जो हमारा जो चिन्ह लगा होता है हमें सबसे ज़्यादा ध्यान इन्हीं दोनों पर देना होता है। ये जो यहाँ और यहाँ पर होते हैं, जो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म के आगे चिन्ह लगा होता है, तो अगर यहाँ पर प्लस लगा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ये 6 है इसका ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पर जो है वो मतलब कि हमारा 5 आए, लेकिन उसका चिन्ह जो हो वो माइनस में रहे। जैसे यहाँ पर अगर माइनस है तो इसका मतलब है कि जो हमारा चिन्ह होगा, जो हमारा चिन्ह होता है, मतलब जोड़िए या घटाइए, जोड़ना है या घटाना है, वो चीज़ हमें यहाँ से पता चलेगी। और उसका जो साइन होता है, जो उसका चिन्ह होता है, वो हमें इस वाले टर्म से पता चलता है, जिससे हमको ये पता चलेगा कि हमें जो है हमने जो जोड़ा है वो पॉजिटिव में हमको रखना है वैल्यू को, या फिर हमने जो घटाया है वो हमें निगेटिव में रखना है। देखिए यही क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने माइनस में लिया है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हमने प्लस में लिया है। अब दोनों में आप अंतर देखिएगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो x² वाला टर्म है इसमें आपको पता है कि एक हमारा छिपा हुआ रहता है और एक को हम लिखते नहीं हैं, एक हम हिडन रखते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पर एक है, तो अगर यहाँ पर आपका एक है तब तो इस वाले क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ वाले टर्म्स में इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 है, तो पहले आपको इस वाले 6 का इस वाले 3 के साथ जो है गुणा करना पड़ेगा, फिर जो आएगा तब उसका फैक्टर करना पड़ेगा यहाँ पे आपको। तो पहले तो आप इस वाले क्वेश्चन को लगाइए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि पहले हमारा 6 है, तो 6 का फैक्टर ऐसे करना है आपको कि आपका जोड़ने पर जो है वो 5 आए, लेकिन वो जोड़ का जो चिन्ह हो वो माइनस में रहे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 6 का फैक्टर क्या हो सकता है, 6 का फैक्टर अगर आप करेंगे तो 6 बराबर आप 2 गुणे 3 करेंगे तो 3 दूना 6 ही होता है दोस्तों। और अगर आप इसे ऐसे लिख दें यहाँ पर x², आपके क्वेश्चन में जो है कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, आपको इस तरह से फैक्टराइजेशन करना है कि कोई भी परिवर्तन ना हो और जो हमारा आंसर है वो इजीली फॉर्म में आ जाए और मतलब फैक्टराइजेशन उसका हो जाए। तो यहाँ पर आप -5x को -3x और -2x लिखेंगे और यहाँ पे +6 कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि -3 और -2 बराबर 5 ही हो जाएगा और -5x आएगा। और आपको पता है कि 3 दूना 6 होता है, तो इस तरह से आपका जो है फैक्टर जो है वो 6 भी आ जाएगा, 6 का फैक्टर 3 और 2 हो जाएगा, और इसके अलावा इनको जोड़ेंगे तो हमारा 5 आएगा। और आपको पता है कि दोनों माइनस में जुड़ रहे हैं ना, इसीलिए यहाँ पे चिन्ह भी आपका माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि इन दोनों में अब आगे क्वेश्चन आपका बहुत इजी बन गया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस दोनों में x को कॉमन ले लेना है, तो x -3 हो जाएगा। यहाँ से आपको -2 कॉमन लेना है। आप जैसे ही -2 कॉमन लेंगे तो आपको ये भी x -3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको x -3 कैसे हुआ, जैसे आप इसको जब गुणा करेंगे तो ये -2x होगा, ब्रैकेट जब खोलेंगे और माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस है ये 2 और 3 का जब गुणा होगा तो 6 आ जाएगा। तो यानी यही चीज़ फिर से आ जाएगी जो यहाँ बनी है। तो हमें जो है इसको फैक्टर के फॉर्म में बनाना है। ये आया कहाँ से था, ये जो आपका इक्वेशन है उसको हमें फिर से वही फैक्टर में कन्वर्ट करना है। इसी को हम बोलते हैं गुणनखंड करना, जैसे आपने यहाँ पर किया है।
6 का गुणनखंड क्या किया है, 2 और 3 किया है। अब यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि इन दोनों ब्रैकेट में x-3 होल कॉमन है, तो x-3 आप होल कॉमन ले लीजिए और दूसरे ब्रैकेट में आपका x-2 बच रहा है, तो यहाँ पर जो है आपका x-2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन हो गया x-3 और x-2। आप फिर से जब इसको खोलेंगे पूरा सॉल्व करेंगे तो फिर से वो यही चीज़ आ जाएगी, x² - 5x + 6 आ जाएगा। यहाँ पर हम जो है इस वाले क्वेश्चन को बताने से पहले इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका क्लियर रहे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट वही चीज़ है, सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्लस यहाँ पे भी है, पर यहाँ पर जो ये प्लस है आपका, ये जो आना चाहिए, मतलब 6 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने पर आपका 5 आए और गुणा करने पर आपका 6 आए, और साथ ही साथ जो चिन्ह हो वो हमारा क्या हो, पॉजिटिव में हो, प्लस में रहे। ये वाली जो हमारे चिन्ह होते हैं, यहाँ पे अगर निगेटिव है तो निगेटिव आना चाहिए, यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो चिन्ह हमारा पॉजिटिव में आना चाहिए, और यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि जोड़कर हमारा जो है ये यहाँ पर जो वैल्यू है जोड़ने पर आनी चाहिए, और अगर यहाँ पर निगेटिव होता तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो घटाने पर आती है। तो अगर जैसे यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर वही चीज़ है, सेम टू सेम है। आप 6 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने पर आपका 5 आए और चिन्ह आपका प्लस में रहे। तो आप अगर इसको फैक्टर करेंगे तो ये आपका 3x + 2x हो जाएगा, और आपको पता है कि 3 और 2 मिलाकर 5 हो जाएगा, और x यहाँ पर रहेगा तो 3x और 2x बराबर 5x हो जाएगा। और आपको पता है ये दोनों प्लस में है तो हमारा चिन्ह भी प्लस में ही रहेगा, और ये हमको भी पता है कि 3 और 2 का गुणा करते हैं तो 6 आता है, तो यहाँ से आपका 6 बन गया। अब फिर से वही चीज़ बन गई, यहाँ पर आप दोनों में x कॉमन देख रहे हैं, इस वाले ब्रैकेट इस वाले टर्म्स में, तो x कॉमन ले लीजिए, तो इसमें बचेगा केवल x और इस वाले में बचेगा केवल 3। फिर नेक्स्ट वाले में आप यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, जैसे 2 कॉमन लेंगे तो इसमें सिर्फ आपका x बचेगा, और इस वाले में सिर्फ आपका जो है 2 में से यहाँ पे आप 6 में से 2 कॉमन लेंगे तो आपका कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर से आप जब गुणा करेंगे तो फिर से यहाँ पे देखिए 2x ही आएगा, और फिर इस 2 का 3 से गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा। तो फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट में x+3 कॉमन है, तो x+3 कॉमन ले लीजिए, और x+2 कॉमन है, तो ये जो है हमारा क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया, इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर जो है थोड़ा सा चेंज है, इसमें क्या है करना आपको, इसमें जो है आपको सबसे पहले तो आप इस वाले में देख रहे थे कि इसमें जो है x के साथ जो है कुछ भी नहीं था वैल्यू, ठीक है, तो हम 1 मान लेते तो 6 का 1 से गुणा होगा तो 6 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारा क्या है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है, तो सबसे पहले आपको 6 और 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो आपको पता है 6 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको इस 18 का ऐसा फैक्टर करना है कि घटाने पर जो है आपका 7 आए और जो आपका चिन्ह रहे वो प्लस में रहे। तो कैसे आपका 7 आएगा, आपको पता है 18 का फैक्टर आपको करना है, तो आप 18 का ऐसा फैक्टर करिए, यहाँ पर आप क्या करिए, 18 का जो है एलसीएम ले लीजिए। तो 18 आप लेंगे तो यहाँ पे 2 9 18, फिर ये हो जाएगा 3 3 9 और ये 3 और ये 1, तो यहाँ से आपका 3 3 और 2 इस तरह से फैक्टर बन रहा है। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो 3 3 9 और ये हमारा 1 और 2, ठीक है, 9 और 2 इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है 9 में से 2 जाएगा तो 7 ही बचता है। तो यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6x² हो गया, और आपको पता है कि घटाने पर हमें लाना है यहाँ पर, तो यह बड़े वाले में से आप छोटे को घटाएंगे ताकि आपका चिन्ह जो हो वो पॉजिटिव में भी आ जाए, और यहाँ पर घटा कर लाना है तो आप घटा भी लें आसानी से, और यहाँ पर आप -3 लिख दीजिए। फिर आप इस वाले टर्म में देखिए, इस वाले दोनों में टर्म में क्या है, x कॉमन है, और साथ ही इन दोनों में जो है 3 भी कॉमन है, 3 कॉमन हो जाएगा जब इस वाले में, तो यहाँ पर हमारा केवल 2 बचेगा और इस वाले में x बचेगा, और यहाँ से आपने 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ही बचेगा। जब आप इसका गुणा करेंगे तो ये देखिए 3 दूनी 6 और ये x² हो जाएगा, और ये 3 3 9 और ये x हो जाएगा 9x, तो फिर से वही चीज़ आ जाएगा। इस वाले ब्रैकेट से आप -1 कॉमन ले लीजिए, जैसे ही -1 कॉमन लेंगे तो ये 2x हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब माइनस माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो फिर से वही चीज़ आ जाएगी। अब इन दोनों ब्रैकेट में आपको जो है दोनों में होल कॉमन दिख रहा है, 2x + 3, और यहाँ से जो है 3x - 1 हो गया, तो ये इसका हो गया फैक्टराइजेशन। इसका ये क्या है, फैक्टराइजेशन हो गया। आप फिर से गुणा करेंगे तो यही चीज़ आएगा। फैक्टराइजेशन करना जो है आपको क्वेश्चन में कभी कभी दे भी सकता है, और ये जो है आपको मेन जो है इस चैप्टर में हो सकता है कि ना दे, लेकिन ये भी हो सकता है कि न्यू पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन अगर बनाए तो इससे क्वेश्चन दे भी सकता है फैक्टराइजेशन से, तो आपको आना चाहिए।
तो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, इन दोनों में आपको सेम वही है, 6 का 3 से गुणा करना है और 18 लाना है। देखिए फैक्टर आपका 6 और 3 का 18 ही है, ठीक है, गुणा करेंगे तो 18 है, लेकिन यहाँ पर जो 18 लाना है वो आपको जोड़ के लाना है। यहाँ पर आप कैसे ला सकते हैं, 9 और 2 को अगर आप जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा और चिन्ह भी आपका प्लस में ही रहेगा। तो इसका फैक्टराइजेशन बहुत ईजी हो गया। तो आप इसको करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये हो गया 3x² और ये हो गया प्लस 9x और ये प्लस 2x और ये प्लस 6 हो गया। इन दोनों में आपका 3x क्या है, होल कॉमन है, ये हो जाएगा x और ये प्लस 3, इसमें 2 कॉमन है तो ये आपका x प्लस 3 हो गया और ये हो गया x प्लस 3 होल कॉमन और यहाँ बचा 3x प्लस 2। दोस्तों यहाँ पर क्या करना होता है ना, हमें ये जो फैक्टर है किसी भी कंडीशन में किसी भी तरीके से इस वाले ब्रैकेट इस वाले में जो फैक्टर बन रहा है वो यहाँ भी लेके आना होता है, तभी तो आप दोनों में होल कॉमन कर पाएंगे, नहीं तो आपका कॉमन नहीं होगा तो सॉल्व भी नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। इसलिए आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है दोनों में होल कॉमन करना है। जो चीज़ इस वाले ब्रैकेट में आई है वो यहाँ भी आनी चाहिए और नहीं आ रही तो आप उसको उस कंडीशन में बनाइए। जैसे यहाँ पर हमने बनाया है -1 कॉमन लेकर के और यहाँ पर हमने 2 कॉमन लेकर बनाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ही देख लेते हैं, इसी पैटर्न में ही। यहाँ पर हम माइनस ले रहे हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पर जो है प्लस लिया है, ठीक है, यहाँ पर हमने प्लस लिया, यहाँ पर भी हमने प्लस लिया था, इस वाले में हम माइनस लेते हैं। और यहाँ पर आपका देख रहे हैं x² के साथ जो आपका गुणांक दिया है 7, तो आप पहले 7 का 2 से गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो आपको 14 का ऐसा फैक्टर करना है कि आपका जोड़ने पे जो है वो 9 आए, लेकिन आपका चिन्ह जो रहे वो माइनस में रहे, क्योंकि ये वाला जो माइनस हो रहा है ये प्रदर्शित करता है कि चिन्ह क्या आना चाहिए और ये वाला प्लस प्रदर्शित कर रहा है कि आपका जोड़ना है या घटाना है, फैक्टर को जोड़ना है या घटाना है। तो यहाँ पर आप 2 का इस पे फैक्टराइजेशन करेंगे, 14 का करेंगे तो ये 7, तो 7 और 2 यही 2 इसके फैक्टर बनेंगे 14 के, और कोई फैक्टर नहीं बन सकता। तो यहाँ पर आप जब इसको करेंगे यहाँ पे सॉल्व तो ये हो जाएगा 7x²। इसको अगर -7x और -2x लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 7 और 2 9x हो ही जाएगा और यहाँ पर +2 हो गया। तो इस तरह से दोनों में जो है कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, दोनों में सेम कॉमन हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ से जो है 7x दोनों में कॉमन ले लेते हैं। जैसे 7x कॉमन लिए तो इस ब्रैकेट में x - 1 बचेगा। अब यहाँ पर जो है हम दोनों में क्या लेते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं। अगर हम -2 कॉमन लेंगे तो इस वाले ब्रैकेट में भी x - 1 ही बचेगा, क्योंकि जब इसको आप जब गुणा करेंगे तो ये फिर से -2x और ये -+2 हो जाएगा, तो दोनों सेम चीज़ आ जाएंगी। तो यहाँ से जब आप इसका फैक्टराइजेशन फिर से इसमें सेम कॉमन क्या हो जाएगा, x - 1 और 7x - 2, तो ये उसका फैक्टराइजेशन हो गया। अगला आपका प्रश्न है इसी में ही, 3x² + 8x + 4, यानी इसमें 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 12 आएगा, और 12 का जब आप फैक्टर करेंगे तो 2, 2 और 3 आएगा। तो यहाँ पर 2, 2, 3 से आपको कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना है कि जोड़ने पर आपका 8 आए और गुणा करने पर आपका 12 आए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका चिन्ह भी आपका प्लस में ही आना चाहिए। तो यहाँ पर फैक्टर आपका जो है 3 दूना 6 और 2, 6 और 2 को आप जोड़ेंगे तो आपका 8 आएगा और आपका फैक्टर भी आपका जो है 12 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3x² + 6x + 2x, और यहाँ से आप जो है दोनों में 3x कॉमन लेंगे तो x + 2, यहाँ से आप 2 कॉमन लेंगे तो x + 2, और फिर ये x + 2 और 3x + 2 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, यहाँ पर आप जो है थोड़ा अलग देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं x³ + 5x² - 17x और -21 है। यहाँ पर आपको जो है स्क्वायर नहीं मिल रहा है। अभी तक के आपने क्वेश्चन में देखे होंगे तो स्क्वायर टर्म आपको मिल रहा था और सिर्फ 3 ही पद थे, 1, 2, 3। यहाँ पर जो है 4 पद हैं, तो ये जो है आपको थोड़ा सा इसमें अलग तरीके से आपको इसका फैक्टर करना है। तो यहाँ पर फैक्टर करने के लिए आपको जो है इसमें शेषफल प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। शेषफल प्रमेय वह प्रमेय होता है जो दिए गए समीकरण को क्या कर दे, 0 कर दे। यानी कि हमें यहाँ पर x की कुछ ऐसी मानों को रखने होंगे जो कि यहाँ पर जो दिया गया हमारा समीकरण है इसको क्या कर दे, वो 0 कर दे। तो आपको एक 1 बाई 1 जो है इसमें वैल्यू पुट करनी होगी और फिर आपको यहाँ पर चेक करके बताना होगा कि वो इसका जो है गुणनखंड है कि नहीं। और अगर x के जिस मान से ये जो हमारा दिया गया समीकरण 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये हमारा दिए गए समीकरण का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। इस बात को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं,
जैसे यहाँ पर आपने निकाला है ना x-1 और 7x-2, तो ये दोनों भी क्या इसके फैक्टर्स हैं। जैसे यहाँ पे ये फैक्टर्स है, ये फैक्टर सब इसके क्या फैक्टर्स हैं। और जो इसमें एक ये होता है रूल कि जो दिया गया फैक्टर होता है वो दिए गए समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है, यानी उसके मान को 0 कर देता है। जैसे आपने यहाँ पर x-1 एक फैक्टर निकाला, यानी कि आप जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x-1 बराबर 0 और x बराबर 1 आएगा। इस x बराबर 1 को जब आप यहाँ पर रखेंगे तो आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ x आपने 1 रखा है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 1 का स्क्वायर माइनस 9 1 और ये 2, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 9 यानी 0 आ जाएगा। और अगर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि जो दिया गया हमारा जो भी यहाँ पर गुणनखंड आया है वो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो यही रूल हमें अभी अपनाना है और इसी से ही हमें जो है जब हमारा स्क्वायर ना होकर के क्यूब में हमारा क्वेश्चन होता है तो उसका फैक्टर हम उसी टाइप से शेषफल प्रमेय से ही करते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में आप क्या करिए, चलिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, आपको नहीं पता है कि क्या रखने पर 0 आएगा, तो आप x बराबर 1 रख कर देखिए, फिर x बराबर -1 रख कर देखिए। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि अगर हम 1 पुट करेंगे तो वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। हम यहाँ पर -1 रख कर देखते हैं, हो सकता है ये कट जाए। तो हम यहाँ पर x बराबर -1 रख लेते हैं। x बराबर -1 कब होगा, यानी कि x+1 जो है वो दिए गए समीकरण का क्या होगा, गुणनखंड होना चाहिए, तभी यहाँ पर x बराबर -1 रखने पर ये 0 आएगा। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, -1 रख देते हैं, -1 का क्यूब +5 -1 स्क्वायर -17 -1 -21। तो -1 का क्यूब, जब कभी भी हमारा -1 के ऊपर जो होता है अगर विषम पावर होता है, पावर में जो संख्या होती है घात में अगर वो विषम होती है, ऑड नंबर होता है, तो जो वैल्यू आती है वो माइनस में आती है। और अगर वहाँ पर सम संख्या होती है, पावर यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी। तो यहाँ पर यानी 5 और ये 1 का स्क्वायर करेंगे -1 का तो 1 ही आएगा। और ये -1 और ये -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और ये हो गया 17 और ये -21। अब यहाँ से आप देखेंगे तो -1 +5 और ये +17 और -21, यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका, यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 और 17 और 4 को जब आप घटाएंगे 21 में से 17 को तो -4 आएगा। तो यहाँ से आपका आंसर 0 आ जाएगा। यानी ये जो हमारा दिया गया जो भी हमारा यहाँ पर फैक्टर है, ये दिए गए समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, यानी x+1 इसका एक फैक्टर है। दोस्तों अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर निकाला है, अगला फैक्टर आपको कैसा निकालना है अभी आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि जब कभी भी हमारा इक्वेशन जो होता है अगर स्क्वायर में होता है, जैसे यहाँ क्यूब दिया है ना, इसकी जगह अगर ऐसे होता, सिर्फ इतना स्क्वायर वाला टर्म होता, तो इसका जो होता सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर आता। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन में 3 अगर ऐसे दिया होता है, पावर में 3 दिया होता है, तो इसका जो फैक्टर आएगा वो हमारा 3 फैक्टर आएगा। अभी तक आप सॉल्व कर रहे थे तो सिर्फ इसका 2 ही फैक्टर बन रहा था, है ना, इस तरह के ब्रैकेट सिर्फ 2 ही मिल रहे थे। अब यहाँ पर जो है इस तरह के आपके 3 मिलेंगे, तो 3 फैक्टर्स इसके आएंगे। आपने एक निकाल लिया, बाकी के 2 आपको निकालने होंगे, उसके लिए आपको रूल सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको x+1 से ये जो हमारा समीकरण दिया है x³ + 5x स्क्वायर -17x और -21 को आपको डिवाइड करना होगा। जब आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो इसको आपको रूल सीखना होगा। वही चीज़ है जैसे आप डिवाइड करते हैं, आपको वैसे ही डिवाइड करना है। आप जैसे कैसे क्या करते हैं, जैसे 5 को मान लीजिए आप डिवाइड करें, ठीक है, ये यहाँ पर 10 लाना है, तो आप 5 का पहाड़ा उतनी बार पढ़ते हैं, या तो 10 आए या 10 से कम आए। तो यहाँ पर आप 10 पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कट के 0 हो जाता है। और ये 10 आया कैसे है, 10 जो आया है वो 5 × 2 + 0 करने से ही तो आया है। 0 यहाँ पर शेषफल बचा है जब, तो यहाँ पर 5 × 10 किए ना आपने, 5 और 10, यानी इन दोनों का आपने पहाड़ा ऐसा पढ़ा कि यहाँ पर जो है इस वाली संख्या से कम या उसके बराबर वैल्यू लाते हैं। वही चीज़ आपको भी करना है कि यहाँ पर जो है आपको ऊपर जो है इस तरह की संख्या यहाँ पर रखनी है कि इन दोनों का जो गुणा हो वो यहाँ पर दी गई संख्या के बराबर आ जाए या उससे कम आए। तो हम यहाँ पर जो है बराबर लाएंगे, बराबर लाने की कोशिश इसलिए करेंगे ताकि जो हमारा शेषफल है वो लास्ट में 0 आ जाए और फिर इसका हमें एक फैक्टर मिल जाए। तो x+1 का आप जब यहाँ पर इसमें जब गुणा करने के लिए क्या वैल्यू रखना चाहेंगे, यहाँ पर अगर आप x² रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा x² और इस x+1 के साथ जब गुणा होगा तो x² का x के साथ गुणा होगा तो x³ हो जाएगा। फिर इसी x² का इस 1 के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब इस समीकरण में आपको क्या करना है, इसको आपको 0 करना है। तो 0 तो होगा नहीं क्योंकि दोनों प्लस में है, तो 1 को माइनस करना पड़ेगा। तो अगर 1 को माइनस कर रहे हैं तो आपको दोनों ही माइनस करने पड़ेंगे। तो जैसे ही इसको माइनस करेंगे आपका 0 हो जाएगा कट के।
बचा आपका ये वाला हिस्सा, ये प्लस और माइनस, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और ये आपका प्लस 5x स्क्वायर हो गया। तो प्लस 5x स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर अगर जब घटेगा तो आपका 4x स्क्वायर बचेगा। अब तो ये आपने इतना सॉल्व कर लिया। अब बचा आपका ये -17x, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये जो है आपको वो ऐसा यहाँ पर कुछ वैल्यू रखना होगा कि आपका जो मान हो वो 4x स्क्वायर आ जाए। तो अगर आप यहाँ पर जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही रखेंगे। अगर यहाँ पर आप प्लस 4x रखेंगे तो प्लस 4x का यहाँ x के साथ जब गुणा होगा तो आपका जो है 4x स्क्वायर आ जाएगा। फिर इस वाले प्लस 4x का इस वाले 1 से जब आप गुणा करेंगे तो आपका प्लस 4x आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं फिर से यही चीज़ है, बराबर है, इनको हमें काट के ज़ीरो करना है। तो ज़ीरो करने के लिए आपको एक माइनस करना पड़ेगा, तो दोनों को आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 आ गया। अब आपका बच्चा ये दोनों टर्म, यहाँ पर ये माइनस है और ये प्लस माइनस ये भी माइनस हो गया। तो -17 और -4 कितना हो जाएगा, -21 और x, और आप यहाँ से 21 उतार लेंगे। अब यहाँ पर -21 है और यहाँ पर आपका जो है इसमें भी ऐसी वैल्यू रखना है कि -21x ही आए। तो आप यहाँ पे भी माइनस यहाँ है तो यहाँ भी माइनस रखेंगे और आप यहाँ पर 21 ले लीजिए। जैसे 21 लेंगे तो इस 21 का इस x के साथ गुणा होगा तो 21x, और साथ में यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा -21x और ये भी क्या आपका हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और ये 1 का 21 से गुणा होगा तो 21 हो जाएगा। अब जो है ये दोनों सभी आपके माइनस में हैं, इनको हमें 0 करना है। तो यहाँ पर आप सबको क्या कर दीजिए, माइनस से फिर से यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। जब सब में माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब प्लस हो जाएगा तो सब कट के 0 आ जाएगा। तो यानी ये जो हमारा फैक्टर बन रहा है यहाँ से आपका जो है x+1 और दूसरा जो है वो x स्क्वायर प्लस 4x और -21 बन रहा है। ये जो बना आपका इक्वेशन है ये अभी आपका पूरा सॉल्यूशन नहीं है, इसमें अभी आपको फिर से फैक्टर करना पड़ेगा। आपको पता है ना कि x स्क्वायर प्लस 4x और -21 आपका जो है ये अभी फैक्टर नहीं है। अब ये जा कर के हमारा जो अभी 3 घात था अब 2 घात बन गया है ना। अभी जो हमारा क्यूबिक था वो क्वाड्रेटिक बन गया है। तो अब जब ये हमारा क्वाड्रेटिक बन गया है तो इस वाले को अब हम फिर से जो है वो जैसे हम डबल वाले इक्वेशन को सॉल्व करते थे स्क्वायर वाले को, ऐसे ही यहाँ पे 21 को ऐसा तोड़ेंगे कि आपका जो है घटाने पर 4 आए और गुणा करने पर 21 आए और चिन्ह आपका जो है वो प्लस में रहे। तो कैसे होगा, x+1 है, ठीक है। यहाँ पर x स्क्वायर 21 को अगर आप तोड़ेंगे तो ऐसे तोड़ सकते हैं 7x और -3x, ठीक है। 7 त्रिक 21 होता है और 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा और आपका प्लस में ही आंसर आएगा, और ये हो गया -21। फिर यहाँ से हो गया x+1, फिर यहाँ दोनों में x कॉमन है, ठीक है, दोनों में x कॉमन है तो हो जाएगा x+7। इन दोनों में -3 कॉमन ले लीजिए, तभी यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में x+7 आएगा। और फिर जैसे ही आपने यहाँ पर लिया तो आपका फैक्टर बना x+1, x+7 और x-3। इस तरह से यहाँ पर जो है आपके 3 फैक्टर बन के तैयार हो गए, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका जो है इस वाले जो अगर क्यूब वाला दिया रहता है तो इसमें फैक्टराइजेशन ऐसे किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सेम वैसे ही ऐसे यहाँ पे भी x की कुछ ऐसी वैल्यू रखनी होगी जिसमें दिया गया जो हमारा समीकरण है उसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हम मान लेते हैं अगर हम यहाँ पर जैसे माइनस रखेंगे तो एक बार रख के ही देख लेते हैं, ठीक है। x बराबर -1 रख के देखते हैं। तो जैसे ही रखेंगे -1 का क्यूब प्लस 4 -1 का स्क्वायर प्लस -1 और -6, उसके बाद यहाँ पर -1 का क्यूब है तो -1 ही आएगा, है ना। आपको पता है -1 ही आता है क्योंकि यहाँ पर ऊपर पावर क्या है हमारा, ऑड है, विषम संख्या है। फिर इसका करेंगे तो 4 आएगा क्योंकि ये स्क्वायर हो जाएगा तो 1 ही आएगा, और ये -1 और ये -6 हो गया। फिर यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा -7, यानी ये आएगा -4। इसका मतलब है कि x बराबर -1 जो है वो इसका क्या है, कोई एक गुणनखंड बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब आप दूसरा रखिए, यहाँ पर x बराबर 1 रख कर देखते हैं। x बराबर 1 जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 4, यहाँ पर रखेंगे 1 का स्क्वायर और ये प्लस और ये 1 एंड यहाँ -6। जैसे ही करेंगे यहाँ पे 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस तो है नहीं। यहाँ पे 4 हो गया प्लस 1 और -6, तो ये 4, एक 5 और एक 6, 6 - 6 यानी कि आपका 0 आ गया। यानी कि x बराबर 1 या x -1 बराबर 0 जो है इसका एक गुणनखंड होगा। तो अभी सिर्फ एक फैक्टर मिला है, वो भी क्या मिला है, x -1 मिला है। अगला
फैक्टर आपको ज्ञात करने के लिए इसको आपको भाग देना पड़ेगा इस वाले इक्वेशन के साथ। तो इसको चलिए आप भाग दीजिए। जैसे यहाँ पे आप भाग देंगे x-1 है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस x-6। अब एकदम सेम टू सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने अभी अगला वाला क्वेश्चन किया है, मतलब अभी नेक्स्ट वाला पिछला वाला क्वेश्चन किया है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा वैल्यू रखना है कि आपका x³ आ जाए और ये कट हो जाए। तो पहले x² रख लेते हैं। x² रखेंगे तो x के साथ गुणा होगा तो x³ हो जाएगा, और ये x का इसके साथ गुणा होगा तो -x² हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर करेंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये कट होकर 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस x² और प्लस 4x² क्या हो जाएगा 5x²। और आप यहाँ से x एक उतार लीजिए। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पर 5x² लाना है। कैसे लाएंगे, अगर हम यहाँ पर 5x से गुणा करेंगे, इस 5x का जब इस वाले x के साथ गुणा होगा तभी ये आपका जो है 5x² आएगा, और फिर इस वाले 5x का इसके साथ गुणा होगा तो -5x आएगा। अब ये आपका माइनस करेंगे इसको भी तभी हमारा कैंसिल होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस x 5x और ये प्लस x मिलकर 6x हो जाएगा, और यहाँ पे -6 हो गया। अब यहाँ पर हमको कैसे रखनी है वैल्यू x की, कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है जो दिया गया क्या हो, यहाँ पे 6x आए, तो यहाँ पे प्लस है तो +6 यहाँ पर आप रख लीजिए। तो जैसे ही 6 का x के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, और इसका इसके साथ गुणा होगा तो -6 हो जाएगा, ठीक। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको जो है इसको माइनस लेना है और इसे प्लस लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर लेंगे ये आपका 0 हो जाएगा, है ना। या फिर आप क्या करिए, दोनों को माइनस लीजिए, मतलब दोनों को ही माइनस लेंगे तो वही बात हुई, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 0 हो जाएगा आपका इक्वेशन। तो इस तरह से जो है इसका आपका फैक्टर कैसे बन रहा है, x-1 x² प्लस 5x प्लस 6, ये क्या बन रहा है, इसका फैक्टर बन रहा है। अभी इसको स्प्लिट मेथड से करना है। अभी तो आपको ये पूरा सॉल्यूशन नहीं हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पर हो गया x-1, और फिर इसके बाद यहाँ पर इसको 6 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पर भी 5 आए और गुणा करने पर 6 आए और प्लस में चिन्ह रहे। तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा x-1, यहाँ दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 3, इन दोनों में 2 कॉमन है +2, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 3। फिर उसके बाद यहाँ पे हो गया x-1, फिर एक ब्रैकेट में आपका बच रहा है x प्लस 3 और एक ब्रैकेट में बच रहा है x प्लस 2। इस तरह से इसका फैक्टर क्या क्या बना, x-1 बना, x प्लस 2 बना और x प्लस 3 बना। तो दोस्तों ये था इस वाले क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे, जब हमारा क्यूब में रहता है तो हमारा फैक्टर जो है वो 3 आता है, ठीक है, 3 फैक्टर्स आते हैं। और अगर हमारा स्क्वायर में रहता है तो उसके जो है सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर आते हैं, जैसे यहाँ पर 2 फैक्टर आए हैं। और एक चीज़ ये भी है कि जो दिया गया फैक्टर है, जो गुणनखंड है, वो इस समीकरण को पूरी तरह से संतुष्ट करेगा। आप यहाँ पर x+1 बराबर 0 यानी x बराबर -1 रखेंगे, -2 रखेंगे इस वाले इक्वेशन में, तो इसको ये 0 कर देगा। ऐसे ही यहाँ पर x बराबर -3 भी इस वाले इक्वेशन को 0 कर देगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पे समझाना चाहूँगी कि जैसे ही आप इसका और इसके साथ गुणा करेंगे इन दोनों का, तो आपका जो मान आएगा वो यही आएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर हमारा ये जो x-1 है और ये x² प्लस 5x और प्लस 6 है, वो अगर आपसे कहा जाए कि क्या इसके बराबर है, तो इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये दोनों हमेशा आपस में बराबर ही होंगे। क्यों? क्योंकि जब ये बराबर होंगे तभी तो ये हमारा मान आया है। वही चीज़ है जैसे आपने यहाँ पे 5 का जब कूड़ा यहाँ पर मतलब पहाड़ा ऐसा पड़ा था कि 10 आए तो यहाँ पर 0 आता था, तो आप ऐसे ही करते थे ना, ये आपका 10 बराबर 5 गुणे 2 बराबर +0, यानी यहाँ दोनों साइड में 10 बराबर 10 ही तो आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी फॉलो होती है, चाहे आप जो है किसी चर संख्याओं के साथ भाग करिए या फिर किसी अचर संख्या के साथ, जो आपका नियम है वही रहता है, नियम नहीं बदलने वाला। अब इसी में ही हम अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 12 और 36 का आपको HCF निकालना है। तो चलिए इसका HCF निकालते हैं। तो आपको पता है 2 तरीका मैंने सिखाया, या तो गुणनखंड विधि से करिए या फिर भाग विधि से करिए। तो ये आपका क्या है, छोटा दिख रहा है, तो आप इसको डायरेक्टली भाग विधि से भी कर सकते हैं, या तो आप गुणनखंड से करेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप 12 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, यहाँ पर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 आ जाएगा, ठीक है। 36 का जब आप तोड़ेंगे तो आएगा कितना, 2 गुणे
3 गुणे 2 गुणे 3। तो इस तरह से जो है इसकी जो वैल्यू आएंगी 2 गुणे 2 गुणे 3 और ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो इसका अगर आपको HCF निकालना है तो जो दोनों में कॉमन होता है वही इसका क्या होता है HCF होता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा इसका HCF क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 यानी कि 12 जो है वो 36 का 12 और 36 का HCF क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ऐसे ही आपको 60 और 45 का LCM निकालना है। तो अगर यहाँ पे आपको LCM निकालना है तो LCM निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको जो इक्वेशन हमारा जो दिया गया है ना इसमें 60 और 45 को आप भाग विधि से करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि आपका आसानी से सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले छोटी संख्या लेंगे 2, क्योंकि 0 है लास्ट में इकाई अंक में तो इसलिए 2 से कटेगा। 2 तियाँ हो जाएगा यहाँ पे आपका मतलब इस तरह से करेंगे यह हो जाएगा 60 और ये आपका 45 रहेगा क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा। फिर आप देख रहे हैं 0 है तो इसका मतलब ये फिर से 2 से ही कटेगा तो यहाँ 15 आ जाएगा और ये हो गया आपका 45। अब अगला हम देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं, तो 3 से 15 कटेगा तो यहाँ पर आप ले लेंगे 3 पचे 15। 45 भी 3 से कटेगा क्योंकि 3 एकम 3 और 3 पचे 15, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा फिर से ये 3 से कटेगा आपका 15 है तो यहाँ पर आ गया 5 और अब दोनों ही हमारे जो है वो 5 से कटेंगे। तो इसका जब हम निकालेंगे 60 और 45 का LCM निकालेंगे तो आपका आया है कितना 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। इसका आप गुणा कर लीजिए 4 गुणे 9 गुणे 5, ये हो जाएगा 20, 9 और 9 दूनी 18, 180 क्या हो जाएगा इसका LCM हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप इसका क्वेश्चन क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 15 से अभाज्य हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका जो है ये शब्द थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। ये मत देखिए कि इसने विभाज्य बोला है, इसने बोला है अभाज्य। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं जो भाज्य ना हो, यानी यहाँ पर आपको जो 15 से ऐसी यहाँ पे संख्याएं आपको ढूंढनी है जो 15 से नहीं कटती है। तो चलिए हम भी ढूंढते हैं इसमें से तो चेक कर लेते हैं। 15 का अगर आपको पहाड़ा याद है तो आपको और ही आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। तो आप यहाँ देखिए 55 जो है क्या वो 15 से कट रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे 5 तो मान लीजिए कट गया तो यहाँ 11/3 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि 55 जो है वो हमारी एक अभाज्य संख्या मिल गई। दूसरा देखते हैं कि 15 के पहाड़े में 90 आता है ना, आपको पता है 15 के पहाड़े में 90 आता है। तो इस तरह से ये तो हमारा भाज्य हो जाएगा। 48 को देखते हैं। 48 जो है ये भी बिल्कुल नहीं कटने वाला 15 से, ठीक है। ये 3 से तो कट जाएगा, 3 एकम 3 और ये 3 छंग 18 और 3 बचे 15 तो 16/5 आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा अभाज्य हो जाएगा। 15 के पहाड़े में 60 भी आता है, 15 के पहाड़े में 75 भी आता है और 105 भी आता है। अब आपका 108 बच रहा है तो यहाँ पर 8 लेंगे और इसको कट करेंगे तो ये आपका 3 से तो कट जाएगा, 3 पचे 15 और ये 3 तिया 9 और 3 छंग 18। लेकिन ये 36/5 जो है ये जो है पूरी तरह से 15 को नहीं काट रहा है। यानी आपको इसमें बोला जाए कि अभाज्य कौन कौन सी हैं संख्याएं जो 15 को नहीं काट रही हैं। तो 55 है, 48 है और 108 है। बाकी संख्याएं आपको पता है कि ये सभी 15 के पहाड़े में आता है तो ये उसकी क्या हो जाएंगी, ये उसकी भाज्य संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। और ये जो है 55, 48 और 108 उसकी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। अगला प्रश्न है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 4, 8 और 12 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। दोस्तों इसका एक ट्रिक सिखा देती है आपको। इसका ट्रिक ये होता है कि जब कभी छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो इसका मतलब होता है कि हमको वहाँ पर LCM निकालना है, और जब कभी आपको बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो इसका मतलब है कि वहाँ पर आपको HCF निकालना यानी मसा निकालना है। और यहाँ पर आपको छोटी से छोटी संख्या पूछा है तो आप कुछ भी मत कीजिए, आँख मूंद करके आप 4, 8 और 12 का क्या निकाल लीजिए LCM निकाल लीजिए बस। उसके बाद जो आपका LCM आएगा उसको आप पहले इतना सॉल्व करिए, फिर नेक्स्ट मैं स्टेप बताती हूँ। तो यहाँ पर जब आप निकालेंगे 4, 8 और 12 का LCM तो ये आप ये निकालेंगे 2 दूना 4, 2 चौक 8 और 2 छक्का 12, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, ये हो जाएगा 2, 1, 2 और मतलब 1, 1 और 3 यानी कि नेक्स्ट आपका 3 आएगा। तो यहाँ से आपका जो है 4, 8 और 12 का जब आप LCM कर रहे हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आ रहा है, ठीक है। तो अभी आपसे 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछा है।
तो इसका जब आप गुणा करेंगे तो तो आपका कितना आएगा, 24 आएगा। और आपसे 3 अंकों की छोटी संख्या पूछा है, तो 3 अंकों की छोटी संख्या 100 होती है, ठीक है। इस 100 में जब आप क्या करेंगे, 24 को जोड़ेंगे तो आपका 124 आएगा। लेकिन ये जो 124 है वो हमारी जो संख्या है, इस संख्या को इसमें जो है 4 और 8 तो एक बार कट भी जाएगा, लेकिन 12 नहीं कटने वाला है। तो 12 नहीं कटेगा, लेकिन इससे छोटी संख्या जो है 120 ऐसी संख्या हो सकती है, या 120 ऐसी संख्या है जो 4, 8 और 12 को पूरी तरह से विभाजित कर देगा। आप यहाँ पर काट के भी देख सकते हैं। आप 120/4 करिए, देखिए यहाँ पर 4 तियाँ 12 कट गया। 120/8 रखिए, ये भी आपका कट जाएगा। 4 एकम 4 और 4 7 28, 4 8 32, 1 मिनट, हाँ 8 से कटेगा, 8 5 40, ठीक है। तो ये कट गया। और इस तरह से यहाँ पर 120/12 कट करेंगे तो यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये सभी इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। यानी 120 जो है वह 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या है, जो 4, 8, 12 को पूरी तरह से क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। तो अब हम जो है यूनिट 5 एलसीएम और एचसीएफ जो है इस वाले यूनिट से एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, अभ्यास प्रश्न को, जो कि आपकी बुक में दिया है। तो चलिए प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको जो है ये क्रियात्मक प्रश्न जो है इसमें से सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहला आपसे बोला है कि निम्न संख्याओं के अपवर्तक बताइए। तो अपवर्तक आपको पता है क्या होता है, यानी इनका आपको गुणनखंड बताना है, इनका फैक्टर आपको बताना है। तो चलिए इसके हम अपवर्तक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको क्या क्या संख्या दी गई है, यहाँ दिया है आपको 2, 8, 15 और 70 दिया गया है ना दोस्तों। तो ये उसके क्या हो जाएंगे, अपवर्तक आपको इसके निकालने हैं। तो मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको जब मैं वो पढ़ा रही थी इस वाले चैप्टर का, वो जब आपको कॉन्सेप्ट करवा रही थी क्लियर, तो उसमें मैंने बोला था कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगी ना अपवर्तक निकालने के, सॉल्व करने के। तो यहाँ पर अपवर्तक जो है आप तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, चाहे तो एलसीएम लेकर के, या फिर आपको इसका डायरेक्टली आपको अपवर्तक निकालना है तो आप देखिए कैसे निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि आपको 8 का अपवर्तक निकालना है, ठीक है, तो 8 के क्या क्या अपवर्तक हो सकते हैं। एक ऐसे बीच में लाइन खींच लीजिए, आपको पता है 8 8 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। और ये फिर आप देखेंगे आपको जो है 8 के 2 का तो निकालने की जरूरत नहीं है, 2 तो 2 से ही कटेगा और 1 से कटेगा। फिर जो है ये 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। 4 और 2 8 ही होता है, ठीक है, 8 एकम 8 ही होता है। फिर आपको पता है 2 और 4 लिखिए, चाहे 4 और 2 ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो है इसका जो अलग अलग आपको खंड दिख रहा है वही इसके फैक्टर होंगे। तो 1, 2, 4 और 8 इसके क्या हो जाएंगे, अपवर्तक होंगे। दोस्तों एक चीज़ आपको सिखा देते हैं कि जब कभी अपवर्तक आप किसी भी संख्या का निकाल रहे हैं और अगर उस संख्या के आप आधे तक पहुंच गए हैं, ठीक है, आधे तक अगर आप पहुंच गए हैं तो आप उससे ज़्यादा मत जाइए, अब आपको अपवर्तक नहीं मिलने वाला इसका। तो आपको वहाँ पर जो अपवर्तक निकालना होगा, तो यह 4 जो है वो 8 का आधा है ना। तो आपको जो इसके आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, 5, 6, 7 तक आप जाइए ही मत, 4 तक जाकर आप स्टॉप हो जाइए। और यहाँ पर आप देखिए इसका जो है अपवर्तक लिखिए। तो 2 का तो 1 और 2 ही हो जाएगा। और 8 के कौन कौन से अपवर्तक आए हैं, 1 आया है, 2 आया है, 4 आया है और 8 खुद जो है अपना अपवर्तक होता है। तो कोई भी संख्या जो है अपनी स्वयं की अपवर्तक तो होती ही है। ऐसे ही आपको जो है 15 का अपवर्तक निकालना है। तो ऐसे ही आप कीजिए, बीच में एक लाइन खींचिए और यहाँ एक साइड 15 और एक 15 एकम 15, एक 15 भी उसका फैक्टर है और 1 भी है। फिर आप जो है 2 जाएगा, 2 से तो कटेगा नहीं, ठीक है। 3 से देखते हैं, 3 और 5 का गुणा करते हैं तो भी 15 आता है, ठीक है। 5 और 3 का करेंगे तो भी 15 ही आएगा। फिर यहाँ पर आप जो है 4 से भी नहीं कटेगा, ठीक है, 5 से भी नहीं कटेगा, 5 से तो कट रहा है लेकिन 5 और 3 ही मिल रहा है, जो कि वही चीज़ फिर से मिलेगा। 6 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं। तो अब आपको है जाने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो आप जो है इसका आधा मतलब 7 होता है, तो 7 तो आप जाएंगे नहीं, है ना, 7 तक तो आप जाएंगे क्योंकि 7 जो है वो 15 से नहीं कटेगा, तो 15 को नहीं काट सकता है। तो यहाँ पर जो है आपके कौन कौन से 15 के फैक्टर मिल रहे हैं, अपवर्तक मिल रहे हैं। 1 मिल गया है, ठीक है। 5 और 3 को 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं, एक ही बार लिखिए। 1, 3, 5 और 15 खुद जो है वो अपना अपवर्तक होता है।
तो इसी टाइप से 70 का अगर आपको निकालना है तो एक साइड में आप एक लाइन खींचिए, एक साइड 70 लिखिए और एक साइड 1 लिखिए, ठीक है। 70 और 1, तो 70 का आपको अपवर्तक लिखना है। सबसे पहले तो 70 खुद उसका एक जो है अपवर्तक होगा, संख्या का एक, और उसका आखिरी जो होता है उसका अपवर्तक, तो उतना फिक्स है, ठीक है। अगला हम देखते हैं 2 से कटेगा 70, तो कटेगा 2 से, है कि नहीं। यहाँ पे 2 एक कम, यहाँ 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, ठीक है। 2 और 35 भी इसके क्या हो जाएंगे, अपवर्तक हो जाएंगे। अब हम देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं, तो 70 जो है वो 3 से नहीं कटता है, 4 से। यहाँ पर 4 एकम 4, 5 6 7, नहीं 4 से भी नहीं कटने वाला है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 से नहीं कटेगा, तो 5 से देखते हैं, 5 से कट जाएगा, ठीक है। 5 एकम 5 और एक ये हो जाएगा 6 7, यानी कि 5 दूनी 10 और ये 5 चौक 20, ठीक है। और आपको यहाँ पर जो है देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है 14 पंचे 70 होता है। फिर यहीं पर आप जो है देखेंगे 6 के बाद 6 लेके जाइए, 6 से भी नहीं कटने वाला। 7 से, हाँ 7 से कट जाएगा, 7 और 10 भी इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर बन जाएगा। 8 से कटेगा, 8 से नहीं, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, हाँ 10 से कटेगा तो लेकिन वही उल्टा ही आएगा, 10 और 7 ही आएगा। फिर इसके बाद करेंगे तो आपका 11 12 13, इन सब से ये बिल्कुल भी नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो इसका जो है आप जब निकालेंगे तो बस इसके जो फैक्टर्स बनेंगे बस इतने ही बनेंगे। आप इसको चेक करके भी देख लीजिएगा, 11 12 से करके देखिएगा, ये 70 जो है वो किसी से भी नहीं कटने वाला। सिर्फ 70 जो है वो आपका जो है 14 के टेबल में भी आता है, ठीक है। 7 के टेबल में भी आ जाएगा, 5 में, और 35 और 2 इन सब से ही कटेगा, इसके अलावा ही किसी से नहीं कटने वाला। तो इसके कौन कौन से जो गुणनखंड है लिख लीजिए, इसके अपवर्तक जो जो आपको अलग अलग दिख रहा है वही लिखना है, ठीक है। एक चीज़ को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। एक है, फिर उसके बाद 2 से भी कटता है 70, फिर 3 से नहीं कट रहा है, 4 से भी नहीं, 5 से कट रहा है, 6 से नहीं कट रहा है, 7 से कट रहा है, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से कट रहा है। फिर उसके बाद जो है 10 के बाद कौन सी संख्या है आपकी, 35 है। फिर जो है 70 हमारा 35 के अलावा जो है वो 70 खुद 70 से भी कट रहा है। तो 35 के आगे नहीं जाएंगे हम, क्योंकि 35 के आगे जाने से कोई मतलब नहीं निकलता। तो इस तरह से क्या हो गया, इसका आधा तक आ गया है, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये उसके क्या हो जाएंगे, अपवर्तक। तो दी गई संख्याओं के अपवर्तक क्या क्या है आपने देख लिया। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नांकित में 15 किस संख्या का अपवर्तक है। तो आपको जो है इसमें देखना है कि ये जो 15 है वो कौन सी संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर देगा, वही उसका क्या हो जाएगा, अपवर्तक होगा। तो ये सारी संख्याएं दी गई हैं और इन सबको हमें चेक करना है कि कौन से 15 के अपवर्तक है। तो जो 15 को काट दे पूरी तरह से वही 15 का अपवर्तक है। तो आप यहाँ पर देखिए 15 के पहाड़े से क्या ये कट रहा है, 15 दूनी 30, ठीक है। यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, तो ये आपका जो है 15 7 105, 15 8 120, ये नहीं कट रहा है, तो ये तो इसका अपवर्तक नहीं होने वाला। अगला देखते हैं क्या ये आपका 15 का अपवर्तक है। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, 15, या 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 7 105, ठीक है। 105, तो 105 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 7 5 12, 7 आपका बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 7 यानी कि आपका हो जाएगा कितना, 15 15 चौक 60, 15 पचे 75, 75 और ये 76 77 78 79, यानी कि 4 यहाँ पर हो जाएगा। 15 दूनी 30, 30 और ये 30 हो जाएगा, और इधर जो है वो 14 बचेगा, 140, यानी ये भी इसका अपवर्तक नहीं होने वाला है। अब हम अगला देख लेते हैं। अगर आपको इस तरह से करने में कठिनाई हो रही है तो आप इसको भाग दे करके भी चेक कर सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे यहाँ पर जो है इसको भाग देकर भी देख लेते हैं। तो 15 एकम 15, ठीक है। यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा पूरा, तो आप यहाँ से 1 उतारेंगे, फिर 0 और यहाँ से 2 और ये 9, ठीक है। तो 15 7 105, 15 8 120, 15 यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 15 8 120, तो ये हो गया 0 और ये हो जाएगा 9 और यहाँ से 0। तो यहाँ पर आपका जो है 15 कितना होता है, 15
15 पचे 75, 15 छक्का 90। तो यहाँ से आपका 90 से ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कट गया। तो यानी जो हमारा संख्या है, ये जो दी गई संख्या है, ये 15 का क्या है, अपवर्तक है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा ये वाला जो है आंसर सही हो जाएगा। बाकी ये दोनों संख्याएं जो है 15 की अपवर्तक नहीं है। आप चाहिए तो इसका भी फिर से भाग दे करके चेक कर सकते हैं। देखिए हम लोग करके देख लेते हैं। 1129440। तो यहाँ से आप कट करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 15 सत्ते 105। ठीक है, 105। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, यहाँ से 9। तो ये हो जाएगा 15 75, 15 पचे 75 हो गया, 75 यानी यहाँ से आया 4। और फिर उसके बाद यहाँ से आप 4 उतारेंगे तो 15 सत्ते, यहाँ पे 15 दूनी 30। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ये हो गया 1 और 4 140। तो 15 के पहाड़े में 140 तो नहीं आता, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, नहीं कटने वाला। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों अपवर्तक नहीं है, बस केवल यही इसका 15 का अपवर्तक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नांकित संख्याओं के प्रथम 4 अपवर्त्य लिखिए। दोस्तों आपको अपवर्त्य मतलब मैंने बताया था कि इसका टेबल लिखना है, तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। आप जो है इनका टेबल करते जाइएगा, क्योंकि इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, 37 का और 19 का जो है, आपको 37 का तो पहाड़ा नहीं पता है, तो आप उतनी बार उसको क्या करते जाइए, गुणा करते जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको मैं एक बता देती हूँ। 7 का जो है प्रथम 4 अपवर्त्य क्या हो जाएगा, 7 का पहाड़ा 4 में पढ़िए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 और 7 चौक 28। ये हो जाएगा हमारे 7 के क्या हो जाएंगे, 4 अपवर्त्य हो जाएंगे। अपवर्त्य का मतलब ही होता है टेबल पढ़ना, उसका गुणा करते चले जाना। तो इसी तरह से आपके लिए जो है 14, 19 और 37 जो है वो होमवर्क रहेगा। आई होप आप कर लेंगे, और फिर हमसे पूछेगा, अगर नहीं आएगा तो मैं बता ही दूंगी। इनका आप जो है, जैसे यहाँ पे आपने 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा है, वैसे आप यहाँ पे 14 और 19 और 37 का भी पहाड़ा पढ़ेंगे। 19 का आपको 37 का पहाड़ा नहीं आता, तो आप उसमें क्या करते जाएंगे, गुणा करते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप उसका अपवर्त्य निकाल सकते हैं। 37 का ऐसे कर दीजिएगा, 37 एकम 37 कर देंगे, फिर यहाँ पे 37 गुणे 2, ठीक है, 37 गुणे 3 और 37 गुणे 4। इस तरह से उसके क्या हो जाएंगे, 4 अपवर्त्य जो है वो आ जाएंगे। 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 त्रिक 21, 3 त्रिका 9 और 1 9, 10 11 और यहाँ से हो जाएगा 7 चौक 28 और 4 तियाँ 12 13 14। इस तरह से उसके 4 अपवर्त्य ये हो गए, 1 74, 111 और 148। ठीक है, इसी तरह से आप 14 और 19 का भी निकाल लीजिएगा अपवर्त्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि संख्या 14, 28, 35, 56 का भाग विधि से लासा ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग लगा लेते हैं। बोला है इसने कि 14, 28, 35 और 56 का भाग विधि से एलसीएम निकालना है। तो भाग विधि से एलसीएम निकालना मैंने सिखाया था, ऐसे ही निकालते हैं। तो सबसे पहले छोटी संख्या लेंगे 2, 2 से आपका ये जो है 14 भी कट जाएगा, 28 भी कटेगा और आपका 56 भी कटेगा। 2 दूनी 4 और 2 अठे 16। फिर यहाँ 2 से कटेगा आपका ये, फिर से 14 कटेगा, 35 और यहाँ पे 28 जो है वो भी 2 से कटेगा। फिर यहाँ पे आ गया 7, 35 और ये हो गया 7। अब ये जो आपका 5 से कटेगा, 35 जो आपका 5 से कटेगा, ये हो गया 7, 7, 7 एंड 7 और लास्ट में 7 से जो है वो सभी क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो इस तरह से इसका जो एलसीएम आएगा आपका 14, 28, 35 और 56 का जब आपने एलसीएम निकाला तो क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो ये हो जाएगा उसका एलसीएम। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 8 गुणे 5 गुणे 7 यानी 40 गुणे 7, 7 चौक 28, 280 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो अगला प्रश्न जो है वो आपका बहुविकल्पीय है। इसमें बोला गया है कि कोई व्यंजक यदि दिए हुए 2 या 2 से अधिक व्यंजकों को पूरा पूरा विभाजित करे तो उस संख्या को, उक्त संख्या व्यंजकों को क्या कहा जाता है। तो आपको पता है कि जब हम क्या करते हैं, जब 2 से ज़्यादा चीज़ें अगर उसको विभाजित करती हैं तो उसे हम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे हम क्या बोलते हैं, समापवर्तक कहते हैं। अगला प्रश्न है 90 और 81 का आपको लसा निकालना है। तो आपको ऑप्शन से चेक करना है ना, 90 और 81 का लसा निकालिए। तो यहाँ पर आप जब निकालेंगे 90 और 81 का, इसने ये नहीं बोला कि किस विधि से करना, तो आप किसी भी विधि से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 45 और ये 81, फिर ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15 और ये 81, फिर हो जाएगा ये 81 भी 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, फिर ये हो जाएगा 3 बचे 15 और 3 नवा 27, ये 3 3
और ये 5। तो इसका जो है एलसीएम जो है क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 कितनी बार है, 4 बार है, गुणे 5। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2। 3 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे यहाँ, 3 3 का 9, 9 3 27 और 27 तो यहाँ 81 गुणे 5। ठीक है, 5 दूनी यहाँ पे 10 और 81 यानी कि 810। 810 कोई ऑप्शन है? हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 3 पूछा है कि 12 और 36 का मसा ज्ञात करना है। तो कोई भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर जो है भाग विधि से ज्ञात करेंगे, ज़्यादा आसान रहेगा। ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों को विभाजित करे, तो 2 से दोनों विभाजित हो जाएंगे, 2 छक्का 12 और ये 2 एकम 2 और 2 अठे 16। फिर से ये 2 से दोनों विभाजित हो जाएंगे, 2 तिया 6 और 2 नवा 18। अब हम 3 से लेंगे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है 1 और 3 आ गया है, तो अब यहाँ 3 से काट तो सकते हैं, बट ये 3 से जो है ये नहीं कटने वाला। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो मासा हो जाएगा सिर्फ इतना ही हो जाएगा। तो इसका HCF जो है क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे 3 यानी 12। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ब हो जाएगा। तो 12 इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसी संख्याएं लेनी होती है जो सबको विभाजित करे। ठीक है, अगला प्रश्न है संख्या 4, 12 और 18 का भी आपको मासा निकालना है। तो 4, 12, 18 का आप मासा निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9, फिर ये हो जाएगा 2, 3 और यहाँ पे 9। तो अगला जो है ये 3 से तो ये दोनों कट रहे हैं, लेकिन 1 नहीं कटेगा, इसलिए इसका मासा जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 गुणे 2 यानी 4, ऑप्शन नंबर आपका अ हो जाएगा। फिर यहीं से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि एक खेत की लंबाई 24 मीटर है, चौड़ाई 16 मीटर है। उस छड़ की अधिक से अधिक लंबाई कितनी होगी जिससे खेत की लंबाई और चौड़ाई दोनों को पूरा पूरा विभाजित किया जा सके या मापा जा सके। तो आपको मैंने बताया था इसका ट्रिक, जब कभी प्रश्न में आपको अधिक से अधिक पूछे तो इसका मतलब है आपको HCF निकालना है, उसका मसा निकालना है। और जब कम से कम पूछे या छोटा से छोटा पूछे तो उसका मतलब है आपको LCM निकालना है, लसा निकालना है। तो यहाँ पर अधिक से अधिक बोला, यानी आप दी गई जो संख्याएं हैं खेतों की जो लंबाई और चौड़ाई है इनका मसा निकालिए। ठीक है, HCF। तो जो यहाँ पर हो जाएगा 24 और क्या क्या दिया है, 24 और 15 है ना, नहीं सॉरी 24 और 16। तो इसका जो है मसा निकाल दीजिए। मसा क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 अठे 16, 2 छक्का 12, 2 चौक 8, ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब जो है ये दोनों अलग अलग कट रहे हैं, तो यहाँ पर 3 को ये सिर्फ 3 से ही कटेगा, ये सिर्फ 2 से ही कटेगा। तो हमारा मसा जो है बस इतना ही होगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 8। तो यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। और 8 एक ऐसी संख्या है जो दी गई संख्या को यहाँ पर जो है दोनों को पूरा पूरा मापा जा सकता है, क्योंकि 8 से आपका 24 भी कटेगा, 8 से 24 और 8 से आपका 16 भी कटेगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा इसकी पूरी पूरी माप। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने क्वेश्चंस को देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इस चैप्टर में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और 7 जो है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो उसको हम जो अभी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आपको हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।